हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सॉल्यूशन चैप्टर बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हम अपनी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कवर कर चुके हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज relative lowering in vapor pressure, the second one is elevation in boiling point and the third one is depression in freezing point। तो आज डिस्कस करेंगे अपनी हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले पहली बात देखो, कई बुक्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको पाई या कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पाई क्या होती है, कैपिटल पी क्या होता है। डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। ओके, तो हम किसी से भी शो कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई होगा या पी होगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम वही टर्म्स डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले जो सबसे पहली टर्म आती है जिसका बारे में आपको पता होना चाहिए दैट इज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत ही कॉमन टर्म है और एक ऐसी टर्म है जो आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है और आपकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, कई सारी बेटा प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, वो सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इसी टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब डेली आपकी लाइफ के अंदर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता बेटा। क्लियर है केस? अब देखो ऑस्मोसिस होती क्या है। तो ऑस्मोसिस में जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो मेन पॉइंट आप याद रखोगे, सबसे पहला केस है कि जो ऑस्मोसिस है, जो जरूरत है उसके लिए, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होती है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर बेटा? कि अगर आप ऑस्मोसिस करवाना चाहते हो तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं होगी, जैसा जनरली होता है डिफ्यूजन के अंदर, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा। यहां पे क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन ऐसा करने के लिए और ऐसा होने के लिए यहां पे हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वी नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दिस केस। ठीक है, अब देखो जायज बात है कि आपको थोड़ा सा उत्सुकता होती होगी या क्यूरियोसिटी होती होगी कि इस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूं, फिर हम ऑस्मोसिस में आगे डिटेल में जाएंगे कि अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, तो सेमी का मतलब आपको पता ही है हाफ। क्लियर है? परमिएबल मतलब जो पास होने दे, अपने अंदर से पास होने की परमिशन दे दे। ठीक है, किसको? हाफ। हाफ का मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उनमें से सिर्फ एक को अपने अंदर से जो पास होने देगी दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा। क्लियर है केस? बड़े नोट करो पहले। देखो बेटा, हाफ मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से। तो हम क्या कहते हैं, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दे अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। उनमें से पास होने के लिए सिर्फ वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्यों पास कर पाते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्यों पास नहीं कर पाते वहां से। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इस केस में, द साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयंस, the size of solute molecules is bigger than
द साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उनके मॉलिक्यूल से बड़ा साइज होता है किसका? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। और छोटे होने की वजह से क्या होता है बेटा, वहां से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जिनका साइज उन पोर्स के साइज से छोटा होता है, वो सिर्फ पास करते हैं, बाकी उसी के पहले रुक जाते हैं। सपोज करो आपने ये मेरा हैंड को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान लिया है और कुछ पार्टिकल यहां से पास हो रहे हैं बेटा, क्लियर है? तो वो पार्टिकल रुक जाएंगे जिनका साइज मेरे हाथ में जो पोर्स होंगे बेटा उनसे बड़ा होगा, और जो छोटा होगा जिनका साइज वो इजिली पास हो जाते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का साइज कुछ इस तरीके से होता है, जहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो इजिली पास कर जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं बेटा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप ऑस्मोसिस की बात करो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना ये प्रोसेस नहीं पॉसिबल है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बगैर दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। डन बेटा। अब देखो, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पे यूज की जाएंगी वो आपके पास सिंथेटिक भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। तो हम देखते हैं टू टाइप्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टू टाइप्स ऑफ सेमी परमिएबल membrane. There is two types of semi-permeable membrane. The first one is, इसको हम वन लिख देते हैं, वन इज नेचुरल semi-permeable membrane. Permeable membrane. पहली क्या होगी बेटा? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ठीक है, अब आपको वैसे बताता हूं जनरली, अगर आपने कभी बॉइल्ड एग को पील ऑफ किया है, छीला बेटा, तो जो बॉइल्ड एग होता है उसके बाहर जो हार्ड कवर होता है दैट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। आप क्या कर सकते हो, उस कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल को बहुत इजीली डिसॉल्व कर सकते हो डाइल्यूट HCl के अंदर। अगर आप किसी भी बॉइल्ड एग को डाइल्यूट HCl के अंदर प्लेस कर दोगे तो आफ्टर सम टाइम द कैल्शियम कार्बोनेट कवर जो होगा, उसका जो हार्ड शेल होगा, दैट विल बी डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl जस्ट बाय फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बेटा, वो आपको फॉर्म कर देगा वहां पे, क्लियर है? और उसके बाद एक बहुत थिन लेयर होती है एग के सरफेस के ऊपर, दैट थिन लेयर एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिन भी बच्चों ने एग, बॉइल्ड एग खाए होंगे बेटा, उनको पता होगा जब पील ऑफ करते हैं तो एक थिन मेम्ब्रेन भी निकलती है, दैट थिन मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर आप कह सकते हो बेटा, जो एग नहीं खाते हैं तो आपने अनियंस को पील ऑफ किया होगा कभी, अनियंस मतलब अनियंस को छीला होगा बेटा, प्याज को छीला होगा। जब हम प्याज को छीलते हैं तो आप देखोगे थिन ट्रांसपेरेंट लेयर उसमें भी प्रेजेंट होती है, दैट थिन ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है दैट इज ऑल्सो एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। या इसके अलावा आप ये बोल सकते हो एनिमल्स ब्लैडर, इंटेस्टाइन जो है बेटा, वो सारी की सारी क्या होती है, जो स्किन होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर, अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है, सेल की जो सेल वॉल है बेटा वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो देखो, मैंने आपको अपनी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितनी सारी बता दी। इवन जब प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ना बेटा फ्रॉम द अर्थ, तो वहां पे जो रूट होती है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, सेल वॉल जो होती है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बहुत सारी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं हमारे नियर बाय बेटा, जिनको हम बहुत बार हमने देखा भी होगा और कई बार हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अब देखो, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पे मैं पहला लिखता हूं यहां पे एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर, सेकेंड बॉइल्ड एग, थिन लेयर
बॉइल्ड एग थिन लेयर आफ्टर डिसॉल्विंग इट्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 शेल इन डाइल्यूट HCl। ये भी क्या बेटा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। लेट मी चेक बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यस दिस इज विजिबल। तो ये एनिमल ब्लैडर हो गया बेटा, बॉइल्ड एग थिन लेयर हो गया बेटा, बॉइल्ड एग थिन लेयर आफ्टर डिसॉल्विंग इट्स कैल्शियम कार्बोनेट शेल इन डाइल्यूट HCl। इसके अलावा आप बोल सकते हो अनियंस को पील ऑफ करते हुए ड्यूरिंग peel off of onions we get transparent thin layer। वो भी क्या है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो भी क्या है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। और कह सकते हो बेटा पर्चमेंट पेपर या ठीक है इस तरीके से हम बहुत सारी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बातें कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी होती है जो ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इनका एक डीमेरिट है, इनका एक नुकसान है बेटा। नुकसान क्या है कि इनको हम लैब्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लाइट होती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं, फट जाती हैं बेटा। इसलिए हम क्या करते हैं सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इफ यू टॉक अबाउट सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें आप एक बहुत फेमस मेम्ब्रेन है, कंपाउंड है, जिसको हम क्या करते हैं जिसके हम पेस्ट को कहां यूज करते हैं लैब्स के अंदर यूज करते हैं, विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट कंपाउंड इज क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड हैविंग फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका देखो, दैट विल बी Cu2FeCN6। Deleterious paste of cupric ferrocyanide act as a semi permeable membrane in the laboratories, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेटा। क्लियर केस। तो ये आपको याद रखना है कि सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, और कई बार कॉम्पिटिशन केस में या 1 मार्क्स में, आजकल तो एमसीक्यू आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं बेटा, वहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है। कई जगह पे बेटा सेलुलोज एसीटेट के कंपाउंड्स को भी, किसको सेलुलोज एसीटेट कंपाउंड्स कैन आल्सो एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन वेरियस केसेस। सेलुलोज एसीटेट कंपाउंड्स, ये आप जैसे सिंथेटिक बोला ना, सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये नेचुरल है, इन दोनों के बीच में सेमी सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सकता है। तो देखो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमने क्या कहा था सबसे पहले कि ये वो प्रोसेस है जहां पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। और कौन से पार्टिकल मूव करते हैं सॉल्वेंट के। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनका साइज जो होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स है उनके साइज से छोटा होता है, इसलिए वो इजिली पास आउट हो जाते हैं वहां से, और सॉल्यूट के पार्टिकल बेटा क्या होते हैं वहीं पे रुक जाते हैं। क्लियर केस। तो ये हमारी जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, तो आप कहोगे इट्स अ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन अब लिख देते हैं बेटा, देखो क्या होगी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा यहां पे, वो देखो। ऑस्मोसिस की बात हम कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं इस केस के अंदर कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन
लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। दिस इज वी कॉल इट ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस होती है। अब नेचुरली ऑस्मोसिस कहां होती है इसकी बात भी हम करेंगे, और जनरली लैब्स के अंदर आपने सीखना है ऑस्मोसिस कहां है बेटा, उसकी बात भी करेंगे हम। और थर्ड चीज बेटा कि हम ये भी देखेंगे कि ऑस्मोसिस के अपोजिट डिफ्यूजन कहां होता है, वो बात भी करेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि ऑस्मोसिस कहां होती है। मैंने क्या किया बेटा, देखो एक कंटेनर ले लिया इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में हम SPMB बोल देते हैं। व्हाट वी कॉल इट? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार्टीशन कर रखा है। इस तरफ बेटा, एक तरफ मैंने क्या शो कर दिया, यहां पे सॉल्यूशन शो कर दिया। क्या बेटे? सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑफ KMnO4। किसका है? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया, इस तरफ मैंने बेटा वाटर को रख दिया। आई प्लेस प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, या ऐसा सॉल्यूशन रख दूंगा जहां पे क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन इस वाले से कम होगी। अब क्या हुआ, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ये वाटर के मॉलिक्यूल से बेटा वो यहां से यहां मूव करना शुरू कर दे। आपको बताया ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, और उसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पे जो KMnO4 था वो वाटर के साथ मिक्स करके उसका लेवल बढ़ने लग गया। क्या हो गया? बढ़ने लग गया। तो दैट प्रोसेस in which the solvent molecules move from lower concentration to higher concentration through SPM is known as osmosis। ये जो प्रोसेस है बेटा वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी बेटा। क्लियर है? अब देखो, इसके ही कंट्रास्ट में बात करें हम लोग, इसके ही अपोजिटली बात करें, अगर आप कंसीडर कर रहे हो, क्या बेटा, मैंने कंसीडर कर लिया बीकर, और इस बीकर के अंदर मैंने कंसंट्रेटेड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन पोर कर दिया, डाल दिया बेटा इसमें, ठीक है। ये डाल दिया पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन KMnO4, दिस इज कंसंट्रेटेड KMnO4 I have added in this beaker, and along with the walls of this container, इस कंटेनर की वॉल्स के साथ I have added water to it। बहुत स्लोली, याद रखना, एकदम से ऊपर से नहीं फेंकना है बेटा इसको। क्या करना है? बहुत स्लोली वाटर ऐड करना है इसके अंदर। दिस इज व्हाट? वाटर। ये क्या है बेटा? वाटर। अब देखो, जब मैंने कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन को इस बीकर में ऐड किया और ऊपर से वॉल्स के साथ बहुत स्लोली क्या कर रहा हूं बेटा? वाटर ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, तो क्या हो रहा है, कुछ देर बाद देखोगे आप कि यहां पे एक डिस्टिंक्ट लेयर होगी दोनों के बीच में। आपको नजर आएगा ऊपर वाटर है और नीचे क्या है बेटा? KMnO4 सॉल्यूशन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक डिस्टिंक्ट लेयर नजर आएगी आपको अलग अलग कि KMnO4 कहां तक है और इससे ऊपर वाटर है। क्लियर? तो वो लेयर जो होगी बेटा, वो लेयर धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगी जब आप इस सॉल्यूशन को इस तरीके से छोड़ दोगे। धीरे धीरे मिक्सअप हो जाएगी सारी लेयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। जो यहां पे जो प्रोसेस होगी बेटा, और जो इंटेंसिटी होगी कलर की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूजन। व्हाट वी कॉल इट? डिफ्यूजन बेटा। क्लियर है? तो देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? इस डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हमने यूज नहीं किया है। वी हैवंट यूज एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दिस केस।
अब ये डिफ्यूजन होती क्या है, देखो अगर डिफ्यूजन की बात करूं बेटा, देखो तो मैं क्या कहूंगा यहां पे, डिफ्यूजन ठीक है। इस डिफ्यूजन केस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो पार्टिकल्स मूव करेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जो पार्टिकल डिफ्यूजन के मूव करेंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। बेटा याद रखना ये बात। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें सेकंड पॉइंट आएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कैन मूव, बोथ कैन मूव। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेटा इसमें दोनों के दोनों मूव कर सकते हैं। जैसे ऑस्मोसिस में क्या था, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल कैन मूव, क्योंकि वहां पे कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ही नहीं। अब डिफ्यूजन का अगर मैं आपको कोई नेचुरली एग्जांपल दूं, सपोज करो इसका देखो बहुत क्लियरली बोला है उसने, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दैट पोजीशन वेयर देयर इज नो कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपने आज कोई अच्छा परफ्यूम लिया बेटा, और कल सुबह आप स्कूल जाने से पहले उस परफ्यूम को अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करके चले गए। आपने इस शर्ट के ऊपर स्प्रे कर लिया, अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे कर लिया, तो क्या होगा, जो भी बंदा आपके पास से गुजरेगा, कम अक्रॉस होगा, ही और शी विल ऑब्जर्व कि उसको एक अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही होगी, एंड दैट फ्रेग्रेंस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो जो फ्रेग्रेंस आ रही होगी ना उसको, दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन की वजह से आ रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, हमारी बॉडी पे, और जो लोग पास से गुजर रहे हैं वहां पे तो वो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो ये यहां से डिफ्यूज होकर क्या आ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा हर एक जगह होता है बेटा। सपोज करो कहीं पे कोई गैस लीक होती है, कोई पॉइजनस गैस लीक हो रही है, तो क्या होता है, जहां पे वो गैस लीक होती है वहां से डिफ्यूज करके वो वहां चली जाती है जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती है बेटा। दैट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन। उसको भी डिफ्यूजन बोलते हैं। घर में किचन में खाना बन रहा है, या आप कोई भी आपकी पसंदीदा कोई सब्जी बन रही है बेटा, कुछ टेस्टी पकवान बन रहा है, और आप घर के गेट पे खड़ो के भी स्मेल कर सकते हो, हाँ आज तो कुछ अच्छा बन रहा है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। वो भी किसकी वजह से है, डिफ्यूजन की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है बेटा, क्लियर केस। अब देखो मैं इस केस के अंदर इन दोनों में डिफरेंस आपको शो करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। तो देखो यहां पे बात करते हैं हम डिफ्यूजन और डिफरेंस की दोनों के बीच में। देखो बेटा, अब डिफ्यूजन की बात, सॉरी डिफरेंस की बात करें दोनों के बीच में, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, डिफरेंसेस। ठीक है, एक तरफ है ऑस्मोसिस और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, और आपको याद रखना है, पॉइंट्स बताऊंगा बेटा आपको, कुछ याद रखना है। देखो अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। पहला पॉइंट यहां पे, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। ठीक है, और यहां पे क्या है, अभी बताया, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डन। सेकेंड, ओनली solvent molecule can pass through them, pass through। ठीक है, here both
सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव, दोनों के दोनों मूव कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, SPM इज रिक्वायर्ड इन दिस केस, इस केस में SPM की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ, डू नॉट रिक्वायर SPM ओवर हियर, डिफ्यूजन में कोई भी SPM की जरूरत, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। क्लियर है। फोर्थ, दिस ऑस्मोसिस इज, it is applicable to solutions only, ये सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वो सॉल्यूशंस के अंदर होगी बेटा। सॉरी, दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज फोर्थ वन। हियर इट इज एप्लीकेबल to gases as well as to solutions, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। गैसेस के लिए मेनली एप्लीकेबल होता है, लेकिन सॉल्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सॉल्यूशन के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन। फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस इट कैन बी स्टॉप्ड, जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, बट इट कांट बी स्टॉप्ड, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर किसी भी प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर, अगर आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी से किसी और को जा रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते हो। यू कांट स्टॉप जस्ट बाय पुटिंग योर हैंड इन बिटवीन यू एंड दैट गाय, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, सॉरी इज नॉट, इट कांट बी स्टॉप्ड, बट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी इजिली स्टॉप्ड जस्ट बाय अप्लाइंग प्रोसेस। ठीक है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के अंदर जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको बोलना है कि दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू बेटा। अब देखो इससे आगे हम चलते हैं बेटा, मैं इसको रब करता हूं पहले। देखो अब डिफ्यूजन का जो केस है बेटा वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में डिफ्यूजन पूरा पढ़ के आए। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आगे, वी विल स्टडी ऑस्मोसिस, क्योंकि हमें जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है उसी चीज को हम आगे स्टडी करेंगे बेटा। क्लियर है केस। चलो देखते हैं क्या होता है बेटा। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा यहां पे, पहले मैं आपको ऑस्मोसिस की और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल, और किस किस तरह की ऑस्मोसिस होती है उनकी बात करते हैं। सपोज करो आपने क्या किया, एक एग को पील ऑफ कर लिया बेटा। मतलब जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल में कि कैल्शियम कार्बोनेट शेल ऑफ बॉइल्ड एग इज dissolved in dilute HCl solution। ठीक है, डिजोल्व कर दिया उसको। आफ्टर डिजोल्विंग दैट कैल्शियम कार्बोनेट और थिक सरफेस फ्रॉम द बॉइल्ड एग, वी आर लेफ्ट विद अ थिन लेयर विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हमने क्या किया, उस बॉइल्ड एग को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया हायर कंसंट्रेशन है जिसकी, क्या है बेटा, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एग प्लेस कर दिया, ये एग रख दिया इसके अंदर। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और उसके अंदर हमने क्या रख दिया बेटा, ये एग प्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट, एग। अब होता क्या है देखो यहां पे, अगर हम बात करें इसकी, तो इस केस के अंदर आपको पता है इस एग की सरफेस के ऊपर एक छोटी सी थिन लेयर है विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन दिस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द एग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द एग। व्हाट विल हैपन, आपको पता है कि जो ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस केस के अंदर जो अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड। इस सेमी एग से जो पार्टिकल अंदर होंगे बेटा वो क्या होंगे, बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, the solvent particles present inside the egg starts moving in outward direction, वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या होगा बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। एज अ रिजल्ट एग, जो एग होगा दैट एग विल श्रिंक, एग जो होगा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा बेटा। और जिस प्रोसेस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेल के अंदर से, एक एग शेल है पूरा एग, उसके अंदर से बाहर आ रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से एग श्रिंक कर गया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। व्हाट वी कॉल इट, एक्सऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस। डन, तो इसको हम एक्सोऑस्मोसिस कह देते हैं। तो अगर किसी भी केस के अंदर एक्सोऑस्मोसिस हो रही है तो उसका मतलब क्या है, जिस भी केस के अंदर आपका अगर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और अंदर जो सेल की कंसंट्रेशन है वो कम है, और वहां से अंदर शेल के अंदर से या सेल के अंदर से पार्टिकल अगर बाहर आ रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। डन, इन द सेम मैनर मैंने क्या किया अभी, उसी बॉइल्ड एग को फिर से मैंने यहां पे ले लिया प्योर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। यहां पे मैंने प्योर वाटर ले लिया बेटा, दिस इज व्हाट, प्योर वाटर यहां पे कंसीडर कर लिया। और इस प्योर वाटर के अंदर फिर से मैंने बॉइल्ड एग को प्लेस कर दिया, जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट की सरफेस डिसॉल्व हो चुकी है किसके अंदर, HCl के अंदर। डन, उसको प्लेस कर दिया। अब क्या होगा बेटा, यहां पे देखो इस केस के अंदर क्या होगा, आपको पता है कंसंट्रेशन इज मोर इनसाइड द एग एज कंपेयर टू आउटसाइड। ये एग है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस एग के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। वहां से देखो बाहर आ रहे थे, यहां पे क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो क्या होगा, वाटर पार्टिकल, द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बीकर स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द एग, due to which the egg will swell up। जो अंडा बेटा क्या होगा, मोटा हो जाएगा।
काफी बड़ा दिखने लग गया आपको। ठीक है, क्या करेगा इस केस के अंदर, जो अंडा है, एग है जो, दैट विल स्वेल अप। इस केस में क्या कर रहा था, श्रिंक कर रहा था, और इस केस में क्या आ रहा था, एग विल स्वेल अप, वो सूज जाएगा या मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा बेटा। एंड दिस प्रोसेस, जिसमें बाहर से सेल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। व्हाट वी कॉल इट, एंडोऑस्मोसिस। उसको हम एंडोऑस्मोसिस कह देते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये दो प्रोसेस आपको याद रखनी है। क्या होती है, पहली एक्सोऑस्मोसिस और दूसरी होती है एंडोऑस्मोसिस बेटा। क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी से। डन बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है हमारे पास, हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। नाउ टॉक अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें यहां पे, तो क्या होगा, देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था, वॉन हॉफ। उसने सिमिलैरिटी ऑब्जर्व की गैसेस के बिहेवियर के अंदर और सॉल्यूशन के बिहेवियर के अंदर। किसके अंदर, गैसेस के बिहेवियर के अंदर और सॉल्यूशन के बिहेवियर के अंदर। तो उसने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बेटा कंबाइन किया, और किस तरीके से कंबाइन किया, देखो उसको हम बोलते हैं वॉन हॉफ बॉयल्स लॉ, in which the pressure is, the osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution। क्या होगा, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होगा बेटा। The osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the solution। उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड, फिर कहा वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, टेम्परेचर के। क्लियर है? तो ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली है। सेकेंड, यहां पे जो मास ऑफ द गैस है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, दैट मस्ट बी फिक्स्ड, वो फिक्स होनी चाहिए। तो बाय कंबाइनिंग दीज टू लॉ, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, यू विल गेट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करो, यू विल गेट RCT। C क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन अ रेस्पेक्टिव वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, वो है बेटा केस। तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू N/V RT, और हमारे पास क्या मिल गया बेटा, देखो PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जिस तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन होती है, उसी तरीके से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन होती है, इन द सेम मैनर। ये जो आर है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन में हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसमें हम इसको बोलेंगे आर को, दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट।
जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी बेटा, उसमें हम इसको क्या बोलेंगे, आर को, इसको बोलेंगे यहां पे आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और उस सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, आर की वैल्यू लेके चलते हैं बेटा यहां पे, दैट इज 0.0826 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। और अगर इसी को केस में देखें बेटा, तो आर की गैसेस के लिए क्या होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, दिस इज फॉर गैसेस। तो यहां पे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, तो हम 0.082 आर की वैल्यू लेके चलेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दे रखा होगा। डन, क्लियर है केस। अब देखो इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, पीवी इजिकल टू एनआरडी कैसे दे रखा है, इसको मैं पाई लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू पाई, स्टार्टिंग में लिखा है मैंने, आइदर वी कैन रिप्रेजेंट इट, सिंपलाइज इट विद पाई और P। So just to make the difference between the ideal gas equation and osmotic pressure equation, so I write it this with pi, तो क्या आ गया, pi v is equal to nRT बेटा, क्लियर है। अब देखो इसको और करते हैं एलाबोरेट, n का मतलब क्या होता है, WB अपॉन MB, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पुट दैट इक्वेशन ओवर हियर, PV is equal to WB MB into RT, ये आ गया। और इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो वी कैन कैलकुलेट नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या फॉर्मूला होगा, WB RT अपॉन पाई इंटू V, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। अब इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जिसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे नोट लिख लो बेटा, और नोट पे स्पेशल लिखो, ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, ऑल बायोमॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर mass can be calculated accurately, can be calculated accurately with osmotic pressure colligative property, colligative property। कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको बायोमॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द बेस्ट वन, ये बेस्ट वन है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों भाई, ये क्यों है, ऐसा क्या था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, कि जहां से हम मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पे पंगा था बेटा कि वहां पे हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, फिर चेक करना है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर कम है, और कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वो चीज चेक करनी है आपको। दूसरा देखो इसमें बेटा, सेकंड वाले में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक जाना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फिर से फ्रीजिंग पॉइंट करना है, टेम्परेचर कम करना है। तो विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, बायोमॉलिक्यूल्स नेचर will be affected,
उसका नेचर क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है। हम ऐसा देखते हैं जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर, खुद सोचो आप, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका नेचर इफेक्ट करेगा अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लगाते हैं, यहां पे टेम्परेचर ना तो इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं, रूम टेम्परेचर पे सारी की सारी प्रोसेस चलती है बेटा। दैट इज वाई जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो यू विल हैव टू यूज ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक, बिकॉज हियर द टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर के ऊपर बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर, नेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात याद रखनी है बेटा। अब देखो सेकेंड थिंग जो आपको नोट करनी है यहां पे, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन वी इंटू आर एंड टी। ये आ गया बेटा, क्लियर है। अब देखो यहां पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1 अपॉन वी, वी इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एंड दैट इज इन लीटर। So this equation leads to pi is equal to, सॉरी बेटा यहां पे v नहीं आएगा, पाई आएगा सिर्फ, pi is equal to mRT, क्या आ जाएगा mRT, and this m is what, it is nothing, it's molarity, it is molarity। क्या है बेटा वो, सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी है और कोई नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। तो ऐसी कौन सी, दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पे, ऐसी कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें मोलैरिटी यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर बोल रहा हूं बेटा देखो, ऐसी कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जहां पे मोलैरिटी यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, तो दैट इज अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम क्या क्या केस डिस्कस कर सकते हैं बेटा। डन। टेम्परेचर, कोशिश करना बेटा कि हर एक जगह पे टेम्परेचर जो है इट मस्ट बी टेकन इन केल्विन। टेम्परेचर को आप किस में लो जनरली, केल्विन के अंदर। डन बेटा, क्लियर केस। अब देखो हमने बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, और जो भी कोई अननोन फैक्टर होगा इस इक्वेशन के अंदर यू कैन कैलकुलेट दैट फैक्टर आल्सो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है बेटा, सब कुछ बता दिया, लेकिन अब तक हमारे पास ये नहीं आया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अब तक मैंने आपको डेरिवेशन कराई ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि वॉन थॉफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन दी जिसकी हेल्प से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बेटा। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन की, ऑस्मोटिक प्रेशर की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं या डेली लाइफ के अंदर और क्या एग्जांपल्स आते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।